इस वीडियो लेक्चर में हम संचयन पाठ से स्मृति पढ़ेंगे। जैसा कि स्मृति, इसका नाम ही है स्मृति। स्मृति का मतलब क्या होता है? याद। तो इस पाठ को लिखने वाला कौन है? इसके लेखक है श्री राम शर्मा, जिन्होंने अपनी याद को प्रस्तुत पाठ में लिखा है। मतलब उन्हें अपने बीते हुए पलों की याद आ जाती है कि बीते हुए वो पल, वो क्षण कैसे थे, वो दिन भी क्या दिन था। उन्हीं बातों को इन्होंने कलमबद्ध किया है। ध्यान दीजिए, जैसे आपको अपनी बचपन की कुछ बातें याद आती हो, आप सोचते हो, उन बचपन की यादों को सोचकर हंसी भी आती है। फिर वो पल, वो क्षण आपके कैसे आपको महसूस होते हैं। जैसे आर्मी पर्सन वाले बच्चे जो हैं, वो उनकी पोस्टिंग आती ही रहती है उनके पेरेंट्स की, तो हर जगह उनको घूमना, किसी का कभी श्रीनगर, कभी वो आपका लेह लद्दाख, बॉम्बे, मतलब जगह 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 जो भ्रमण करते रहते हैं, उन पलों की आपको याद आती रहती होगी। तो वही बात है प्रस्तुत पाठ में कि लेखक को अचानक अपने उन बीते पलों की याद आती है। उन्हीं बीते पलों को इन्होंने कलमबद्ध किया है। इस जैसा कि पाठ का नाम ही है, शीर्षक स्मृति। स्मृति में लेखक बताते हैं कि सन 1908 ईस्वी की बात है। दिसंबर का आखिरी या जनवरी का प्रारंभ होगा। ध्यान दीजिए, अक्टूबर, नवंबर, अक्टूबर से सर्दियां स्टार्ट हो जाती है हल्की फुल्की। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में यहाँ देखिए चिल्ला। चिल्ला का मतलब आप जो खाने वाले चिल्ला है उससे मतलब नहीं है। चिल्ला का मतलब होगा भयंकर, मतलब ज्यादा। तो सन 1908 ईस्वी की बात है। दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ होगा। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। चिल्ला मतलब ज्यादा ठंड पड़ रही थी। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी। ज्यादा ठंड पड़ने का कारण क्या था? कुछ बूंदाबांदी। सर्दियों में अगर बारिश हो जाए तो जाहिर सी बात है कि ठंड है, और ऊपर से बारिश होकर के ठंड को और बढ़ा दिया। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, इसलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई। सायंकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ मैं झरबेरी के बेर तोड़कर खा रहा था। झरबेरी एक जगह होगा, स्थान, उसका नाम झरबेरी होगा, जहाँ बेर के पेड़ थे। तो अक्सर लेखक वहाँ अपने भाई के साथ, दोस्तों के साथ जाकर बेर खाते थे, जिसकी वजह से उन्हें अक्सर डांट पड़ती थी। वही उस दिन भी वही हुआ कि मैं का मतलब मैंने आपको बचेंद्री पाल पढ़ाते समय भी बताया था कि जब मैं आए, हम आए, तो वहाँ पर लेखक, लेखिका, जो भी जिसने चैप्टर लिखा है उसका नाम होगा। तो यहाँ पे लेखक कर सकते हैं कि कई साथियों के साथ लेखक यानी मैं झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था कि गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट जाओ। मैं घर को चलने लगा। साथ में छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चला जाता था। क्यों? क्योंकि जब भी झरबेरी के बेर खाते रहे होंगे लेखक, तो उन्हें मार पड़ती होगी, इसलिए वो डरे डरे, सहमा मतलब डरे हुए, आगे बढ़ रहे थे छोटे भाई के साथ। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा। डरते डरते घर में घुसा। आशंका यानी डर। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में, शंका ये थी कि बेर खाने के अपराध में ही तो पेशी न हो। क्यों बुलाया गया? पेशी मतलब उनको बुलाया गया था उनके सामने, तो अपराध में, बेर खाने के अपराध में ही तो पेशी न हो। पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। अब पिटने का भय दूर हुआ, लेकिन वो डर समाप्त हो गया, क्योंकि भाई साहब आंगन में पत्र लिख रहे थे, चिट्ठी, ठीक है, पत्र लिखते पाया। अब पिटने का भय दूर हुआ। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, एक चीज ध्यान देना, जब किसी की कही बात होती है तो वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। इन्वर्टेड कॉमा विराम चिन्ह पढ़ाते समय हमने बताया था, दो होते हैं, एक सिंगल और दो डबल।
तो किसी की कही बात को ज्यों की त्यों रखने से सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, या किसी को हाईलाइट करना, कवि, लेखक, किसी पुस्तक, तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, और किसी की कही गई बात को डबल इन्वर्टेड कॉमा में। इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाक खाने में डाला, तेजी से जाना जिसे शाम की डाक में चिट्ठियां निकल जाए, ये बड़ी जरूरी है। जाड़े के दिन थे ही, 30 पर हवा के प्रकोप से कंपी लग रही थी। हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी, मज्जा मतलब शरीर के अंदर तक हवा जा रही थी। इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। पहले क्या था, पहले बच्चे इतने कपड़े, इतने ड्रेसेस तो होते नहीं थे, इतने बनते भी नहीं थे, तो नीचे या तो लंगोटा या धोती पहना जाता था। तो वही जो है एक दो कानों को धोती से बांधा क्योंकि ठंड लग रही थी। माँ ने भुजाने के लिए थोड़े चने एक धोती में बांध दिए। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था उतना इस उम्र में राइफल से नहीं। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। ठीक है, मेरा डंडा अर्थात नारायण वाहन क्या है, विष्णु, नारायण विष्णु जी, तो विष्णु जी का वाहन गरुड़। तो गरुड़ का काम क्या है, वो सड़कों को खा जाता है, गरुड़ पक्षी। जैसे कि आप लोगों ने रामायण देखा होगा, तो उसमें राम लक्ष्मण को जब नागफात से बांधता है मेघनाथ, तो वहां पर क्या होता है, गरुड़ को बुलाया जाता है नागफात से उन्हें मुक्त करने के लिए। तो गरुड़ वाहन मतलब इनका डंडा जो था, वो लेखक क्या करते थे कि सांपों को मार देते थे उस डंडे से, इसलिए वो डंडा से बड़ा प्रेम था। जो आज राइफल से जितना प्रेम नहीं, उतना उन दिनों उनको अपने डंडे से प्रेम था। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम झूरे जाते थे यानी तोड़े जाते थे। इस कारण वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। डंडा मूक था, जाहिर सी बात है, डंडा बोलेगा नहीं, लेकिन डंडा इनके बड़े काम की चीज थी, इसलिए वो डंडा मूक न होकर सजीव, क्योंकि आम तोड़कर उस डंडे से खाते थे, सांप अगर दिख गया तो मार देते थे, इसलिए वो मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। प्रसन्न वदन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे, खुशी खुशी। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया क्योंकि कुर्ते में जेबें न थी। हम दोनों उछलते कूदते एक ही साथ में गांव से 4 फलांग दूर उस कुएं के पास आ गए, जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था। उसमें पानी न था, उसमें न जाने सांप कैसे गिर गया था, कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। बच्चे नटखट होते ही हैं, जाहिर सी बात है कि बच्चे चंचल नटखट, जिस काम को मना करो वो काम बच्चे ही करते हैं। जब मना कर दो कि ये नहीं करना है, उसे जरूर करेंगे। तो वही अपने बचपन के दिन को लेखक कलमबद्ध किए हैं और बता रहे हैं कि बच्चे नटखट होते ही हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी बानर टोली थी। एक दिन हम लोग स्कूल से, बानर क्यों बोला उन्होंने, क्योंकि रास्ते में जितनी भी चीजें हो उनको तोड़ते जाना, खा के तोड़ते। बानरों का काम क्या है, फल खाते हैं और डालियां तोड़ देते हैं। इसी तरह बच्चे भी रास्ते में खेतों से गुजरते हुए, पगडंडियों से गुजरते हुए जो चीज मिले उसे खाओ, तोड़ो, फेंको, सीधे रास्ते नहीं चलना, पशुओं को परेशान करना, उनके ऊपर पत्थर फेंकना, ढेला फेंकना। तो इस तरह से बता रहे हैं लेखक कि मेरी बच्चों की टोली बिल्कुल बानर टोली थी। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुएं में उझकने की सूझी। उझकने मतलब इस तरह से कुएं में झांकने की। सबसे पहले उझकने वाला मैं ही था, यानी लेखक। कुएं में झांक कर एक ढेला फेंका कि उसकी आवाज कैसी होती है। उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी, मतलब जो बोला उसकी आवाज दोबारा आए वापस लौटकर। कुएं में जो ही ढेला गिरा त्यों ही एक फुसकार सुनाई पड़ी। फुसकार यानी कुएं में सांप था जिसने फुसकार मारी। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस फुसकार से ऐसे चकित हो गए जैसे किलोले करता हुआ मृग समूह अति समीप
कि कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता। किलोले मतलब मृगों का झुंड, समूह खेलता हुआ अगर कुत्ता भौंक दे तो वो डर जाना। इसी तरह से इन लोगों ने कुएं में पत्थर फेंका कि उसकी प्रतिध्वनि कुएं से कैसी आती है, लेकिन वहां प्रतिध्वनि की बजाय फुसकार सुनाई दिया, जिससे कि सारे हिरणों की तरह उछल पड़े, कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। उसके उपरांत सभी ने उछल उछल कर एक एक ढेला फेंका और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कह कहे लगाए। अब जाहिर सी बात है, अगर बच्चों को कोई किसी चीज में आनंद आता है तो सारे करते हैं। अब एक ने ढेला फेंका, फुसकार सुनाई दी, फिर दूसरे ने ढेला फेंका, इस तरह से उनको उस पत्थर फेंकने में आनंद आने लगा और क्रोधपूर्ण रूप में सांप जो है फुसकार लगाने लगा। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्रायः प्रतिदिन ही कुएं में ढेले डाले जाते थे। मैं तो आगे भाग कर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था। सर में टोपी रहती थी, जाड़े का मौसम था, टोपी तो एक हाथ से ऐसे टोपी पकड़ते थे। टोपी क्यों पकड़ते थे? इसलिए कि कहीं टोपी भी कुएं में गिर न जाए। और एक हाथ से कुएं में ढेला फेंकते थे, एक हाथ से। ये लेखक का प्रतिदिन का काम हो गया था और उनके साथ उनके सहपाठी जो भी पढ़ने वाले बच्चे जाते थे स्कूल, सब फेंकते थे। लेखक को मजा आता था, इसलिए वो पहले भाग के जाते थे और फेंकते थे, दूसरे हाथ से ढेला फेंक। यह रोजाना की आदत सी हो गई थी। सांप से फुसकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था। क्यों? क्योंकि बचपन था। बचपन में आप किसी भी चीज में जब आनंद आने लगे तो उस काम को करना बड़ा काम समझने लगते हैं बच्चे। इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर से निकले, कुएं में ढेला फेंककर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। प्रवृत्ति यानी आदत। जो आदत थी वो भाई साहब ने जो चिट्ठियां दी थी डाकखाने में डालने के लिए, जरूरी चिट्ठियां, वो भाई के साथ, छोटे भाई के साथ लेकर जा रहे थे। बीच में कुआं पड़ा, तो जैसा कि आदत, अगर इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी किसी काम में आदत न शामिल करें, आदत में न उस काम को, क्योंकि जब आदत पड़ जाती है तो जल्दी वो आदत छूटती नहीं है। वही आदत लेखक की थी, तो वो उस आदत से मजबूर हो गई। मैं कुएं की ओर बढ़ा, छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे हो लिया जैसे बड़े। अब देखिए, ये बड़ा भाई है, पगड़ी बंधी है धोती की, ये टोपी है, ये छोटा भाई है, ये डंडा है। मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक को लेता है। मृग मतलब हिरण, शावक मतलब बच्चा। तो ये बच्चे ही थे लेखक भी, तो छोटा भाई इनके पीछे ऐसे हो लिया कि बड़े मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक। कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया। पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। ढेला गिराया, लेकिन अब हुआ क्या? ये देखिए परिणाम, बिजली सी गिर पड़ी। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा होने का कारण आगे देखिए। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुई कुएं में गिर रही थी। अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरण की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है। हिरण आनंद लेता है, घास खाता है, उसे घास खाना अच्छा लगता है। इस तरह से लेखक को कुएं में ढेला मारना अच्छा लगता था। ढेला फेंका, पत्थर फेंका कुएं में, लेकिन जब गोली लग जाए, हिरण की जान निकल जाती है। तो लेखक की भी स्थिति ऐसी ही हो गई थी, उनकी भी जान ही निकल गई थी। क्यों? क्योंकि चिट्ठियां कुएं में गिर गई। अकस्मात जैसे घास चरते हिरण की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है और वह तड़पता रह जाता है। उसी भांति ये चिट्ठियां क्या टोपी से निकल कर गई, मेरी तो जान निकल गई। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपट्टा भी मारा। मतलब इस तरह से कुआं है, कुआं में ऐसे झपट्टा मारे चिट्ठी पकड़ने के लिए, लेकिन चिट्ठियां तो नीचे गिर गई। ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है, पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता। कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे। छोटा भाई ढाणे मारकर मतलब तेज आवाज में, और मैं चुपचाप आंखें डबडबाकर। पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। जिस तरह से आप
गैस पर पानी गर्म होने के लिए रखें और उसे ढक दें। तो जिस तरह से भाप के द्वारा, स्टीम के द्वारा ढक्कन ऊपर आता है और पानी हल्का हल्का गिरता है, अंदर क्या होता है, अंदर पानी उबलता रहता है। इसी तरह से लेखक के अंदर चिट्ठियां गिरने से अंदर बौखलाहट थी, लेकिन वो डबडबा कर बिना आवाज निकाले रो रहे थे और छोटा भाई तेज तेज रो रहा था। टपक जाता है। निराशा, पिटने के भय और उद्वेग से रोने का उफान आता था। पलकों के ढकने भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न करते थे, पर कपोलों पर आंसू ढुलक ही जाते थे। पलकों के ढकने मतलब आंख जो है मेरी और आंखों के जो दोनों पलक है वो आंखों को ढकने वाले, वो रोकने की कोशिश करते थे, लेकिन आंसू जो है वो गालों पे गिर जाते थे। माँ की गोद की याद आती थी। जी चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले और लाड़ प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ फिर लिख ली जाएगी। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाल आए। मतलब अनेकों विचार आ रहा था। एक विचार आता था कि माँ आ जाए, लिपटा ले और कह दे चिट्ठी लिख ली जाएगी। दूसरा विचार आता था कुएं में मिट्टी डाल दे और जाकर घर कह दे चिट्ठी डाल दिया। लेकिन बचपन था, झूठ बोलना नहीं आता था। लेखक बताते हैं खुद ही, चिट्ठी डाला है पर उस समय मैं झूठ बोलना जानता ही न था। घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होती। मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता था। सच बोलकर पीटने के भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के न पहुंचने की जिम्मेदारी। घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होती। मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता। सच बोलकर पीटने के भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के न पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा मैं बैठा सिसक रहा। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए। देर हो रही थी और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जाता था। कहीं भाग जाने को तबीयत करती थी, पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर फिर रही थी। दुधारी मतलब दोनों तरफ से जिस तलवार में धार हो। और बुढ़ापा यानी अब अंत समय निकट आया। बुढ़ापा के बाद मृत्यु ही होती है। तो ये चैप्टर जो है आधा हुआ है। इसके बाद अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके।